विक्रम सिंह गांधी बोल रहा हूँ, आपका विक्रम सिंह गांधी। जो मैं अपने एपिसोड्स लिख रहा हूँ, मुझे पता है काफ़ी स्लो चल रहे हैं और मेरे ख्याल से 18 या 19 एपिसोड्स हो चुके हैं। और साथ के साथ ही मैं उन सभी का वीडियो भी बना रहा हूँ। जैसे एक वीडियो में मैं 4 एपिसोड्स कवर कर रहा हूँ और इस वीडियो में भी मैं 4-5 एपिसोड्स कवर कर रहा हूँ। ये मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ और अपने लिए भी कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं लिख रखा है, जो पीछे मैंने लिख रखा है या आगे जो मैं लिखूँगा अपनी कहानी के ऊपर, कभी खुद से सुनने का मन हुआ तो ये वीडियोस उठा के, ये ऑडियोज उठा के मैं सुनूंगा। तो एपिसोड 1 to 4 मैंने कवर किया था लास्ट वीडियो में और उसके आगे की कहानी कुछ हद तक जितने एपिसोड्स हो पाएंगे अगले 4, 5, 6, 7 मिनट में इस ऑडियो में कवर करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। जुए के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले ये टाइम पास बनता है, फिर ये आदत बनता है, फिर ये मजबूरी बनता है और ये स्टेज बहुत ख़राब होता है। अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है, अभी तो मैं जुआ खेल रहा हूँ, आगे जुआ मेरे साथ खेलेगा। वीएसजी की एंट्री में तो अभी भी 8 साल बाकी है। उस वक्त T20 नहीं होते थे, सिर्फ टेस्ट मैच और वनडे। अभी जैसे नहीं कि कभी नेटवेस्ट हो रहा है, कभी सीपीएल, कभी आईपीएल, कभी बीपीएल। उस वक्त इतने लीक्स भी नहीं होते थे, तो मैचेस कुछ दिनों के गैप के बाद आते रहते थे। मैच वाले दिन क्या फीलिंग होती थी बता नहीं सकता। अगर आप भी नए पंटर हो तो आपको वो फीलिंग आती होगी, लेकिन अब उतनी नहीं आती होगी क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे मैचेस होते हैं। पहले तो ये होता था कि आज मैच हुआ, फिर 5 दिन बाद हुआ, फिर 10 दिन बाद हुआ। मन में लड्डू फूट रहे होते थे, मस्त नहा धो के रेडी होके बैठ जाते थे। क्रिकेट बैटिंग का नशा कोई मामूली नशा नहीं है। आप भी इस नशे के शिकार हो। सोचो कितनी जल्दी रहती है। मैच स्टार्ट होते ही कुछ ना कुछ एंट्री करनी है। जब तक एंट्री ना करो बेचैनी सी लगती है। बस एक बार एंट्री हो जाए, कुछ भी एंट्री हो जाए, फिर थोड़ा रिलैक्स होता है मन कि हाँ भाई कुछ कर लिया हमने। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, ना ही कोई ऐसा जो मुझे बचा सकता था, इसलिए मैं रुका नहीं। आप लोग आज भी रुक सकते हो, आप लोग आज भी रुक सकते हो। लाइफ में बहुत कुछ है इससे अलावा। मुझे नहीं पता आपको कोई समझाने वाला है या नहीं, पर मैं एक बड़े भाई की हैसियत से आप लोग को रोकना चाहता हूं आज की आज। अगर बड़े भाई की हैसियत नहीं देते हो तो छोटे भाई की रिक्वेस्ट समझ के मैं चाहता हूं कि रुक जाओ आप। अगर आप, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो रुक सकते हो तो रुक जाना। चलो अब कहानी को आगे ले चलते हैं। जीता मैं, काफी पैसे जीता, लगातार जीता। एक वेस्ट इंडीज का मैच था जिसमें मैंने सेशन में कुछ 3 लाख से ऊपर प्लस था। नॉर्मली मैक्सिमम एक पेटी तक की पेमेंट उठाई थी उस वक्त। अभी तक तो ईमानदारी देखी थी इस लाइन में, लेकिन अब डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही जीत लिया है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबको पता था कि मैं दिल्ली का लोकल बंदा नहीं हूँ, बाहर से आया था। उनको पता था कि मैं मतलब पढ़ाई करने आया हूँ और एक स्टूडेंट के पैसे रोक लेना वहाँ के लोकल बुकीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान थी। अपने शहर में तो काफी झंडे फहराए थे हमने, इतना कि कोई आवाज भी नहीं कर सकता था सामने। पर दिल्ली में अभी तक कोई कांड किया नहीं था, तो सब मुझे शरीफ अमोल पालेकल अरे यार मुझे सीधा हीरो समझते थे, सीधा शरीफ समझते थे। पर ये मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, अमोल पालेकर। ओके, तो अमोल पालेकर समझते थे।
सेकेंड इनिंग 25 से 30 ओवर सोचने में लग गए कि क्या किया जाए, इतने पैसे प्लस है। फाइनल फैसला ये लिया कि जीत को थोड़ी कम कर दी जाए। लेकिन जब वो जीत कम करने गया और पैसे ऐड हो गए। ये थोड़ी स्टोरीज है, ये मैं नहीं चाहता कि ये मैं वीडियोस में बोलूं, पर आगे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। चंद्रपॉल की टुक टुक देख के नींद आ गई थी। माला, मतलब बेसिकली मैंने कुछ ऐसे बेट्स किया उस मैच में जो मुझे पता था कि मैं हार जाऊंगा और कुछ पैसे कम हो जाएंगे, मगर वो बेट भी आ गए। तो जहां 3 का टेंशन था, अब वो 8 लाख से ऊपर हो गए थे। तो इस पे मैंने लिखा है, मालामाल के नसरुद्दीन शाह के साथ जो हुआ, अगर आपने मूवी देखी है तो वो पैसे हारने के लिए लंगड़े घोड़े पे पैसा लगाता है और वो लंगड़ा घोड़ा ही जीत जाता है उस दिन। अगले दिन उठा तो पता चला चंद्रपॉल को मैन ऑफ द मैच मिला था। अब टेंशन ट्रिपल हो गई। 3:32 में टेंशन था, अब तो 8:32 हो गए थे। 100% यकीन था कि मेरे पैसे डूब गए या मुझे पैसे देके अगली गली में लूट लिया जाता। लेकिन इतने पैसे के लिए रिस्क लेना तो बनता था। कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी का कुछ नहीं मिलता। लास्ट 6 मैचेस में 5 सही गए। ये क्या लिखा है मैंने, ये लगता है उस टाइम के टाइम लिखा है, लेकिन ये तो अभी की भी हिस्ट्री है। ये तो मैच कर रहा है, क्योंकि अभी भी जो मैंने मैच दिया है लास्ट 6 में 5 सही गए, और जिसमें 4 जैकपॉट था और 1 गलत गया। खैर, ये जिस दिन मैंने एपिसोड लिखा होगा उस दिन की कहानी होगी। हालांकि अभी का भी यही स्टोरी है कि लास्ट 6 मैचेस में 5 सही गए और 1 गलत गया। खैर, इसको हटाते, ये भी स्किप करते, आगे देखते काम की चीज कहाँ है। फाइनली मुझे पेमेंट मिल गई थी। पेमेंट मिलने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, उस दिन पूरे नहीं मिले, बुकी ने 5 पेटी दिया और अगले दिन बचे हुए 3:32 भी दे दिया। पैसे बेड पे बिछा के अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक किया था मैंने, याद है मुझे। नोकिया का मस्त 32,000 का मोबाइल भी खरीद लिया था। उस वक्त नोकिया का ही मतलब दबदबा था। ब्लैक एंड व्हाइट फोन से कलर फोन पे आ चुका था। लाइफ भी धीरे धीरे रंगीन हो रही थी। पहले नया मोबाइल आता था हाथ में तो 1 घंटा तो उसकी सारी रिंग टोन सुनने में लग जाती थी। हर दिन चेंज हर दिन रिंग टोन भी बदलते थे हम लोग, मुझे याद है। और एक आज का टाइम है। आज का टाइम तो ऐसा है कि एक बार आपने नए पैकेट से फोन निकाला, जो भी रिंगटोन सेट किया वो सालों तक वही बजता है, 2 सालों तक वही बजता है। किसी को टाइम नहीं है आज की डेट में कि वो बैठ के रिंगटोन भी चेक करे। खैर, वक्त बदलता है तो ये सब भी वैसा ही हुआ। कॉलेज की क्लासेस में अब किसको मन लगता था। कॉलेज तो खराब होनी ही थी इन सब चीज़ों से। स्टडीज की वाट लगने शुरू हो गई। कोई नहीं था जो मुझे बर्बादी के रास्ते में जाने से रोकता। 20,000 की लिमिट अब 50,000 या कभी कभी 1 लाख की होने लगी थी। मेरा फ्रेंड सर्किल भी बढ़ने लगा था और सभी के सभी जुआरी। इजी मनी अपने साथ बहुत सी बुरी आदतें लेके आता है। जब अपने शहर से निकला था तो सिगरेट तक पीता नहीं था, सच्चाई है ये। हर एक बुरी आदत को अपना चुका था। मुझे लग रहा था कि जिंदगी के मुझे लग रहा था कि मैं जिंदगी के मजे ले रहा, पर हकीकत ये थी कि मैं अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा था। तबाही तो आनी ही थी। हाँ, मेरे केस में वो थोड़ी लेट आई। कहानी को 5 साल आगे ले चलता हूँ, छोटी सी झलक बताता हूँ। ईयर 2007। ये शायद मैंने गलत लिखा है, ईयर 2007 नहीं था ये। शायद वो फ्लो में कुछ ईयर डेट वगैरह ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको आप कंपनसेट करना। क्योंकि 2006 में तो मैंने पहला मैच खेला था रिपोर्ट पे, तो ये ईयर 2007 नहीं है, ये ईयर 2006 ही है या एंड ऑफ 5 है। खैर, कोई भी, इसको हटाइए, थोड़ा इतना टाइमिंग समझ जाइए। मुझे किसी भी हालत में दिल्ली से गायब होना था, क्योंकि अब ये शहर मेरा साथ नहीं दे रहा था। 90% आपके साथ के लोग
आपके बुरे वक्त में मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। 5%, 10% डीसी और मरी का ब्याज, वो भी 1% रोज का। ये अब मुझे जीने नहीं दे रहा था। सब कुछ कैलकुलेट किया तो 72 लाख से ऊपर का उधार था मेरे ऊपर। हालात ऐसी कि इसका ब्याज भी नहीं दे दे पा रहा था, प्रिंसिपल अमाउंट तो दूर की बात थी। घर वालों से भी रिश्ता टूट चुका था। लास्ट 1 साल से उनसे बात नहीं की थी। कोई नहीं था मेरे साथ उस वक्त, सिर्फ वो लड़की साथ थी जिसकी वजह से घर से मेरा रिश्ता टूटा था। अगर वो मेरी कास्ट की नहीं थी तो ये लड़की वाला भी स्किप करते, इसको थोड़ा आगे जाते हैं। फाइनेंसर्स को भी पता था कि अब मैं उनके पैसे उतार नहीं पाऊंगा, इसलिए दिन ब दिन उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कुछ फाइनेंसर्स इसलिए शांत थे क्योंकि उनको मेरी फैमिली का स्टेटस पता था। बस वो इंतज़ार में थे कि फिर से वो मेरे डैड से बात करे और उनको उनके पैसे मिल जाए। पर कैसे करता मैं डैड से बात? एक राउंड डैड ने, मतलब इसके पहले भी हो चुका था कि मेरे डैड ने आके कुछ पैसे चुकाए थे। 15 पेटी या 20 पेटी का उधार था उस वक्त। अब फिर से कैसे बताता? अब इस बीच में उनको बिना बताए कोर्ट मैरिज, ये हटाते ये हिस्सा। सारे रास्ते बंद थे और इतना कमजोर मैं था नहीं कि सुसाइड वगैरह की सोचता। निकलना था मुझे इन सब से बाहर। हर दिन भगवान से बोलता था कि इस बार निकाल दे, फिर नहीं फंसूंगा इनमें। पर भगवान भी एक बार मदद करके जा चुका था। अब बार बार भगवान भी नहीं सुनने वाले। मैं वही था जो लोगों की कवरिंग करवा देता था। लोग कहते थे चल भाई प्लीज मैच के टाइम मेरे साथ बैठ। बहुत लोगों को जितवाया था, पर जब मैं फंसा तो कोई मेरे साथ नहीं था। ये आपके साथ भी होता होगा। साला कोई फोन भी नहीं करता था हालचाल पूछने के लिए। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं देखता। मुझे पता था कुछ फाइनेंसर्स ऐसे थे वहां पे जो ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले थे और मेरे साथ कुछ भी बुरा कर सकते थे। ये बात तो पक्की थी कि इस बार कोई चमत्कार नहीं होने वाला था। मुझे रात के अंधेरे में ही गायब होना था। आधी रात को मैंने काम की चीजों को बैग में डाला और रात 2 बजे मैं दिल्ली जंक्शन पे था। हालात आप समझ लो, बंदा स्टेशन पे खड़ा है पर उसको पता नहीं कहाँ जाना है। इससे बदतर चीज और क्या हो सकती थी? अनाउंसमेंट हुई कि 3 बजे कोई ट्रेन पुणे जाएगी। मेरे पॉकेट में सिर्फ 17-18 हज़ार रुपए थे, जिनमें से भी 2 हज़ार टीटी ले गया। डैड का एटीएम भी था, पर उस वक्त मर भी जाता पर डैड के एटीएम से पैसे नहीं निकालता। पुणे से याद आया कि पुणे में कोई था मेरा अपना, तो पुणे की ट्रेन में बैठ गया। क्या करूंगा वहां, कहाँ रहूंगा, कुछ नहीं पता था। बस दिल्ली से दूर जाना था मुझे। स्कूल के टाइम का दोस्त बहुत काम आते हैं। स्कूल जो बचपन की दोस्ती होती है ना, वो पाक होती है। मेरा एक क्लासमेट था जो पुणे में सीए कर रहा था। लास्ट 3 साल से उससे कभी बात नहीं हुई थी मेरी, और सिर्फ वही था, इस वक्त वही था जो मुझे संभाल सकता था। उसका मोबाइल नंबर था मेरे पास। ट्रेन में बैठा उसको कॉल लगाया, रिंग हुआ पर उसने पिक नहीं किया। शुक्र है घंटी तो जा रही थी। सुबह 3 बजे का वक्त था, सो रहा होगा। एक ही तसल्ली थी, कम से कम नंबर तो लग रहा है, सुबह उठा लेगा। मेरे उस दोस्त का नाम है विक्रम सिंह। अभी वो सिडनी में एक अच्छी जगह जॉब करता है। स्कूल के दिनों में कुछ सीनियर्स उसकी धुलाई कर रहे थे। मैं गया था उनको रोकने। बचा तो नहीं पाया, हाँ, पर उस दिन उसके साथ मार खाई थी। कुछ मारा तो हमने भी था, पर ज्यादा मार हमने ही खाई थी। मुझे यकीन था कि विक्रम मेरे लिए कुछ भी करेगा। अगर उस रात अगर उस रात मैं पुणे की ट्रेन में नहीं बैठा होता तो पता नहीं जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती।
मैं भाग नहीं रहा था, मैं सच में भाग नहीं रहा था। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैं भाग नहीं रहा था, मैं बस खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था मुझे। आना था मुझे वापस दिल्ली, आना था मुझे वापस दिल्ली। एक एक का हिसाब करना बाकी था। सुबह 8 बजे विक्रम से बात हो गई, उसको सब कुछ बताया। उसने अपने घर का एड्रेस भी दिया और अगली रात वो स्टेशन पे आया भी मुझे पिक करने। पुणे में एक जगह है चिंचवट, जहाँ उसका घर था, वहीं रुका था मैं उसके साथ। कुछ जगह इंटरव्यूज भी दिया मैंने जॉब के लिए। फाइनली मगरपट्टा सिटी में एक कॉल सेंटर में जॉब भी लग गई मेरी। थोड़ी फेक एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट बनवा लिया था। जुआ, गैम्बलिंग, दिल्ली, सब कुछ से दूर हो गया। अगले 11 महीने तक चुपचाप जॉब किया। कंपनी का नाम था EDS&HP कंपनी। होली आई, दिवाली आई, इन्हीं बीच घर वालों से थोड़ी बात स्टार्ट हो गई। मॉम डैड मॉम डैड भी अब कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे मेरे साथ और सब कुछ धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे थे। मुझे बस एक मौके की तलाश थी। अपने लाइफ का बुरा वक्त समझ के सिर्फ वो टाइम काट रहा था मैं। कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी दिन आया। मुझे 2 एडमिशन के केस मिले। दोनों लड़के मेरे होम टाउन के थे। एक को DY पाटिल में इंजीनियरिंग चाहिए था, तो एक को विद्यापीठ में मेडिकल चाहिए था। पुणे में एडमिशन का पूरा माफिया है। लास्ट 8 महीने में कुछ बिग शॉट से मेरी दोस्ती भी हो गई थी और कुछ विक्रम की जान पहचान काम आई। दोनों लड़कों का एडमिशन हमने बैक डोर से करवा दिया। सब कुछ स्मूथली हो गया। हर एक आदमी को अपना अपना कमीशन मिला, मुझे भी मिला। पहले 2 एडमिशन में मुझे अराउंड 3-4 लाख रुपए का कमीशन मिला था। ये एक नई स्टार्ट थी। उन 2 लड़कों के रेफरेंस से हमें 3-4 कैंडिडेट और मिल गए, तो हमने एडमिशन को ही थोड़ा टारगेट किया पैसे बनाने के लिए। अब एडमिशन का सीजन खत्म हो चुका था। कामयाबी कमाई मेडिकल के एडमिशन में ज़्यादा होती थी, पर सीजन खत्म होते होते 16 पेटी तक जमा कर लिया था मैंने। काफ़ी लोगों की एडमिशन करा दी थी मैंने उस टाइम। दिल तो कह रहा था कि 16 पेटी से वापस सट्टे की मार्केट में एंट्री लूँ। फिर याद आया दिल्ली में एक टाइम ऐसा आ गया था कि जीत जीत के मेरे पास 55-60 पेटी जमा हो गई थी। जब वो 55-60 पेटी नहीं टिक पाई तो ये 16 पेटी की क्या औकात थी। तो इस बार काम पक्का करना था। मतलब जो टीम को जीतना मतलब जो टीम का जीतना फिक्स हो, उसी पे माल लगाना था। ये तो मैं समझ चुका था कि क्रिकेट में ईमानदारी कुछ नहीं बची है। तो अगर चोरी हो रही है तो ऐसे लोग भी होंगे जिनको इन सब चीज़ों का पता होगा कि चोरी कहाँ से हो रही है। 2 महीने गूगल से हर वो नाम निकाला जिसका नाम फिक्सिंग से जुड़ा था। बहुत मेहनत की, फटके हाथ में आ गई, पर कोई कोई ऐसा लिंक नहीं मिला। मिले भी तो एक दो हवाबाज मिले, जिनकी औकात मुझे उनकी बातों से पता चल गया कि ये किसी काम के नहीं। इन्हीं बीच ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से विक्रम को जॉब ऑफर आया। विक्रम को उस कंपनी का जो CEO था उसके बारे में गूगल किया विक्रम ने कि क्या है, क्या करता है ये लोग। तो पता चला कि जो CEO है उस कंपनी का, उसका नाम 1 साल बेटफेयर पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा था। मुझे एक उम्मीद की हल्की सी किरण दिखी, पर मैं सिडनी नहीं जा सकता था। ऑफर तो विक्रम के लिए था। ऑफर अच्छा था। विक्रम ने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। स्टार्ट में कंपनी की सारी फाइलिंग देखता था विक्रम। मुझे पता था विक्रम को थोड़ा टाइम लगेगा, पर कुछ महीनों बाद वो CEO के पर्सनल अकाउंट्स को भी चेक करेगा, मैनेज करेगा। मुझे उस दिन का इंतजार था। इंडिया में मुझे इंडिया में एक इक्का मिला, तुरुप का इक्का। तो ये मेरे ख्याल से एपिसोड 11 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगला वीडियो में इसके आगे से स्टोरी ले जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो कहानी अभी जहाँ रुकी है उसको भी मैं आगे बढ़ाऊं आप लोगों के लिए।
थोड़ी तबीयत खराब चल रही है मेरी, किसी से बात नहीं हो पा रही है। काफ़ी मैसेजेस आ रखे हैं व्हाट्सएप वगैरह भी मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत मैसेज देख भी नहीं पाया हूँ, पर 1-2 दिन लगेंगे, मैं रिकवर हो जाऊंगा वापस। और फिर सारा काम, अभी मेरे ख्याल अभी तो छुट्टी है, छुट्टी है। काम अपन 20 तारीख से ही करेंगे, 20 तारीख से काम करेंगे। अभी तो 6-7 दिन का रेस्ट है, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, आप भी रेस्ट करिए। चलो बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। बाय बाय, लव यू ऑल।